नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की बकी बातों को समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक बुलेटिन के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। इस हफ्ते देवभूमि उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट खुलने जा रहे हैं, तो खबरों की शुरुआत इसी से जुड़ी एक खबर से करते हैं। पिछले एक्स्ट्रा कवर में हमने उत्तराखंड की कुछ चर्चित और दिलचस्प राजनीतिक जोड़ियों के बारे में आपको बताया था, जिन्हें चिन्हित किया था वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत ने। इन जोड़ियों में एक नाम बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का भी था, जिनके कार्यकाल में आरोप लगे कि केदारनाथ मंदिर में करोड़ों का सोना पीतल बन गया। ये आरोप तो काफी समय से लगते रहे हैं, लेकिन ताजा घटनाक्रम ये है कि मंदिर समिति ने अब पत्रकार गजेंद्र रावत के ही खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करवा दिया है। उन पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को भड़काने, मंदिर समिति और प्रदेश सरकार की छवि खराब करने और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का अपराध किया है। इन तमाम अपराधों की मौकाए वारदात थी उनकी फेसबुक वॉल, जहां दो अलग अलग पोस्ट लिखकर पत्रकार गजेंद्र रावत ने बकीबात कर दी और इन जघन्य अपराधों को अंजाम दे दिया। अब केदारनाथ की ऊंचाइयों से बात लंबड़ी है तो दूर तलक जाएगी ही, तो चलिए पहले यही जान लेते हैं कि आखिर ये सोने के पीतल हो जाने की क्या कहानी है। सबसे पहले आप क्रोनोलॉजी समझिए। साल था 2022। केदार धाम के कपाट बंद होने से पहले खबरें आई कि बाबा केदार के मंदिर में मुंबई का कोई व्यापारी 230 किलो सोना चढ़वाना चाहता है, जिसे मंदिर की दीवारों पर लगाया जाएगा। हालांकि तब मंदिर से जुड़े कई लोगों ने इसका ये कहते हुए विरोध भी किया था कि इससे मंदिर का पौराणिक महत्व जाता रहेगा, लेकिन मंदिरों के सहारे कई लोगों की राजनीति चमकती है। उनके लिए तो यह स्वर्ण अवसर था। पहली छेबल बूढ़ गितांग अब तो नातीजी हुए। तो खूब डंका पीटा गया कि बाबा के धाम में करोड़ों अरबों रुपए की कीमत का 230 किलो सोना चढ़ाया जा रहा है। तब इसका क्रेडिट लेने की ऐसी होड़ लगी जैसी पहाड़ की शादियों में कभी चाउमीन के काउंटर पर लगा करती थी। मंदिर समिति के साथ ही उत्तराखंड सरकार ने अलग अलग विशेषज्ञों को बुलाया और निरीक्षण करवाया गया कि सोना कैसे चढ़ना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, IIT रुड़की और CBRI तक से टीमें आई और तैयारी पूरी कर ली गई। इस बार फोटो के साथ सभी जगह खबर छपी कि मंदिर में 230 किलो सोना लगाया जा चुका है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस फोटो का ही कैप्शन देख लीजिए, जिसमें लिखा है कि केदारनाथ मंदिर में सोने की 550 शीट लगाई गई हैं, जिनका कुल वजन 230 किलोग्राम है। यहां तक सब ठीक चला, बल्कि मंदिर के कपाट बंद होने लगे तो ये भी चिंता जताई गई कि कहीं सर्दियों में मंदिर से सोना चोरी ना हो जाए, इसलिए सुरक्षा कुछ बढ़ा देनी चाहिए। मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने भी तब तत्कालीन मुख्य सचिव को पत्र भेजकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। उसी साल से फिर यह तय हुआ कि केदारनाथ में कपाट बंद होने के बाद ITBP की तैनाती रहेगी। इस तरह साल 2022 जब अंत हो रहा था तो देश दुनिया में यह संदेश पहुंच चुका था कि केदारनाथ मंदिर में 230 किलो सोना लगाया जा चुका है। फिर आया साल 2023, जब ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर कोई खौलिया गया तो कोई बौलिया गया, क्योंकि अब तक सोने की बताई जा रही दुनिया पीतल दी निकली। इसकी शुरुआत तब हुई जब मंदिर से ही जुड़े कुछ लोगों ने फोटो वीडियो जारी किए और आरोप लगाए कि मंदिर में तो जगह जगह सोने के नीचे से तांबा या पीतल बाहर झांकने लगा है। तब से शुरू हुआ हंगामे का यह दौर आज भी जारी है कि आखिर ये सारा सोना पीतल कैसे बन गया। इस बारे में जब हमने मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय से बात की तो उन्होंने विस्तार से इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया कि केदारनाथ में सोना दान करने वाले व्यक्ति का नाम है दिलीप लाखा, जो मुंबई के रहने वाले हैं। ये वही दिलीप लाखा हैं जिन्होंने काशी से लेकर सोमनाथ और अयोध्या तक में करोड़ों का सोना दान किया है। अजेंद्र अजय ने बताया कि कुछ साल पहले दिलीप लाखा ने मंदिर समिति से संपर्क किया था और केदारनाथ मंदिर में सोना दान करने की इच्छा जताई थी। तब राज्य सरकार और मंदिर समिति ने इसके लिए सर्वेक्षण करवाया, जिसके बाद दिलीप लाखा के सुनारों ने काम शुरू किया। उन्होंने इस प्रक्रिया के बारे में बताया कि मंदिर की दीवारों पर दो तरह से सोना चढ़ाया जाता है। एक होता है सोने की पॉलिश करना और दूसरा होता है सोने की परत चढ़ाना। दोनों ही सूरतों में किसी अन्य धातु के ऊपर काम किया जाता है। केदारनाथ में सोने की परत चढ़ाई गई थी और इस काम में जो कुल सोना लगा उसका वजन था 23 किलो 777 ग्राम। अब सवाल उठता है कि अगर कुल 24 किलो सोना मंदिर में लगा तो फिर ये 230 किलो सोने की बात आई कहां से और इसका किसी ने कभी भी खंडन क्यों नहीं किया। इस सवाल के जवाब में अजेंद्र अजय कहते हैं कि मंदिर में पहले जो चांदी की परत लगी थी उसका वजन 230 किलो था। ऐसे में कुछ लोगों ने खुद ही अनुमान लगा लिया कि इसकी जगह अब अगर सोने की परत लगेगी तो उसका वजन भी 230 किलो ही होगा। जब तक सोना लगा नहीं था किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उसका वजन कितना होगा, लेकिन हमने कभी ये बात नहीं कही थी कि 230 किलो सोना लगने जा रहा है। जितना भी सोना आया वो बाकायदा सुरक्षा दस्तों की निगरानी में आया और वैसे का वैसा लगा दिया गया।
लेकिन जब ये सोना लगा दिया गया और इसका सटीक वजन मंदिर समिति को मालूम चल गया, तब भी ये बात मंदिर समिति ने क्यों छिपाई और क्यों सार्वजनिक तौर से नहीं बताया कि मंदिर में 230 किलो नहीं बल्कि करीब 24 किलोग्राम सोना ही चढ़ाया गया है। इस सवाल के जवाब में अजेंद्र अजय कहते हैं, उस वक्त तक कोई विवाद जैसी स्थिति नहीं थी और ना ही किसी ने हमसे सवाल किए, तो फिर हमने भी कुछ नहीं कहा। अब इसका फैसला आप लोग खुद कीजिए कि इस पूरे विवाद में असल दोषी कौन है। जिस दानकर्ता ने मंदिर में सोना चढ़ाया उसने तो अपने नाम तक का प्रचार नहीं किया था और ना ही टैक्स का लाभ लेने के लिए 80G का सर्टिफिकेट ही मांगा था। लेकिन 230 किलो सोने की कहानी जब तक सच्ची लग रही थी तब तक कई लोग इसका राजनीतिक लाभ लेने की होड़ लगाए हुए थे, और जब ये कहानी झूठी साबित होने लगी तो हर कोई इससे कन्नी काट रहा है। कहने वाले कह सकते हैं कि मजाक मजाक में ही गल का गलगोटिया हो गया। वैसे इस मामले में जांच के भी आदेश हुए थे, लेकिन उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ यह आज तक भी एक रहस्य है। वैसा ही रहस्य जैसे केदारनाथ आपदा घोटाले के मामले में बना हुआ है, क्योंकि तब जिन लोगों के नाम इस घोटाले में आ रहे थे वो सभी वाया भाजपा अब वैतरणी पार कर चुके हैं। इसलिए इस मामले में आगे भी कुछ ठोस होने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ये दुनिया पित्तल दी वाले इस प्रकरण में आप ये तो पहचान ही सकते हैं कि केदारनाथ मामले में असली चकड़ैत कौन। अगर पहचान गए हैं तो कमेंट करके बताइए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो पहाड़ में बांझा पड़े विकास कार्यों की गवाही देती है। आज से करीब 2 दशक पहले एक भागीरथी नदी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य था कि यह प्राधिकरण टिहरी बांध से होने वाले नुकसान की भरपाई करेगा, नदियों का संरक्षण करने में मदद करेगा आदि। इसके लिए बाकायदा तय था कि टीएसडीसी जो रॉयल्टी सरकार को देगी उसका 20% प्राधिकरण को जाएगा। अमर उजाला में प्रकाशित खबर के अनुसार साल 2006 से 2020 तक टीएसडीसी ने 2800 करोड़ रुपए बतौर रॉयल्टी प्रदेश सरकार को दिए हैं। इसमें से 560 करोड़ प्राधिकरण को मिलने चाहिए थे ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में विकास कार्यों के साथ ही रोजगार के कुछ अवसर पैदा किए जा सकें। लेकिन न तो ये रकम प्राधिकरण को मिली और ना ही 44 करोड़ प्रतिवर्ष की वो रकम जो राज्य सरकार को खुद से प्राधिकरण को देनी थी। बिजोग पड़ने वाली बात तो यह है कि पिछले 4 साल से प्राधिकरण की कोई बैठक तक नहीं हुई और करीब 19 सालों से ये सिर्फ उपनल कर्मियों के भरोसे ही चल रहा है। ऐसे ही दिपता भरोसे स्थिति पहाड़ के जंगलों की है जो लगातार धधक रहे हैं और पूरा तंत्र जिसके आगे लाचार नजर आ रहा है। इस मामले पर प्रदेश के वरिष्ठ लेखक अशोक पांडे ने जो टीप की है वो आप सभी को सुननी चाहिए। उन्होंने लिखा है, पहाड़ों में आग धधकी हुई है। अकेले कुमाऊं में 500 से अधिक जगहों पर दावानल का कहर बरपा है। 5 लोग जलकर मर चुके हैं और तमाम जगहों से आग के विकराल स्वरूप के डरावने वीडियो सामने आ रहे हैं। शहरों गांवों की हवा में इस कदर धुआं घुल चुका है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। बच्चों बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जो अभी घट रहा है उसकी पहले से ही आशंका थी, क्योंकि जंगलों का सुलगना इस साल जनवरी में ही शुरू हो गया था। ये और बात है कि हमेशा की तरह इस बार भी किसी ने समय रहते उसकी सुध नहीं ली। पिछले कुछ बरसों से ये घटनाक्रम आम हो चुका है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाने वाला पर्यटक सीजन शुरू होता है और जंगल जलना शुरू हो जाते हैं। प्रकृति के विनाश का दायरा हर साल पिछले साल से अधिक बड़ा और अधिक स्थायी होता जा रहा है। 5 साल पहले ठीक इन्हीं दिनों कुमाऊं में 400 हेक्टेयर जंगल जले थे। इस साल ये आंकड़ा अभी से 2 गुना हो गया बताया जा रहा है। पहाड़ की सुंदरतम जगहों में हफ्तों से धुएं का गहरा पर्दा पड़ा हुआ है। हवा गाढ़ी हो गई है, धूप का निशान नहीं है। कल मैं देख रहा था भीमताल की झील का पानी हेलीकॉप्टर की मदद से उठाकर जंगलों की आग के ऊपर बरसाया जा रहा था। इस दृश्य से मुदित कुछ युवा पर्यटक हेलीकॉप्टर के साथ सेल्फी ले रहे थे। पास के खोखे में उनके लिए मैगी उबल रही थी। पर्यटन और रोजगार का अद्भुत मॉडल सामने था। पहाड़ों में अमूमन इस सीजन में आग लगना आम है। सदियों से ये परंपरा रही है कि चारे के लिए अच्छी घास उगाने की नीयत से जंगलों में फैली हुई चीड़ की सूखी पत्तियों यानी पिरुल को नियंत्रित रूप से जलाया जाता है। इस आग को नियंत्रित करने के लिए जंगलात विभाग ने बाकायदा पतरौल और अगलैन जैसे पदों पर लोगों को तैनात किया था। इस विभाग में काम कर चुके पुराने अफसरों के संस्मरण पढ़िए तो पता चलता है कि समूचा डिपार्टमेंट इस बात को सुनिश्चित करता था कि हर साल अप्रैल मई जून में लगने वाली आग से कम नुकसान हो। उत्तराखंड बनने के बाद जंगल में लगने वाली आग से निपटने के लिए अलग से बाकायदा एक विभाग भी बनाया गया। अपने उद्देश्यों में वो विभाग कितना सफल रहा सबको दिखाई देता है। हमसे पहले की पीढ़ियां इस आपदा से साल दर साल सलीके से लड़ती रही हैं। इधर के सालों में ऐसा क्या हुआ होगा कि तमाम अफसरशाही, नेतागिरी, अखबारबाजी और सोशल मीडिया के बावजूद हालात बिगड़ते चले गए। समझ में आता है कि हमने एक समुदाय के रूप में सोचना और काम करना बंद कर दिया है। हम एक जिम्मेदार और सभ्य समाज के रूप में रहना भूल चुके हैं।
इस तरफ रहने वाले सोचते हैं उधर की आग से हमें क्या, उधर वाला सोचता है कि अभी मेरा घर बचा हुआ है, आगे की आगे देखेंगे। जब दोनों तरफ के गांव आग की चपेट में आ जाते हैं तो दोनों मिलकर सोचते हैं इतनी बड़ी सरकार है, ये तो उसका काम है। वन विभाग कहता है उसकी व्यवस्था तो पूरी है, पूरी तरह चौकस है, शरारती तत्व आग लगाने से लेकिन बाज नहीं आ रहे। जंगल में आग लगती है तो कीड़े मकोड़े मरते हैं, तितलियां मरती हैं, छोटी झाड़ियां और नए पेड़ मरते हैं। उड़ने से लाचार चिड़ियों के नन्हे बच्चे घोंसलों में ही मर जाते हैं। वन्य जीवों के कुनबे उजड़ जाते हैं। प्रकृति और उसकी परिस्थितिकी का संतुलन ऐसा डामाडोल होता है कि अगर सब ठीक चला तब भी उसे संभलने में 10-12 साल लग जाते हैं। पानी के प्राकृतिक स्रोत तबाह हो जाते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है जिसे अनिवार्य रूप से स्कूलों के पाठ्यक्रम में जगह मिलनी चाहिए। सरकार के पास तमाम संसाधन हैं, लेकिन उसके पास न कोई तैयारी है और न कोई विजन। आग बुझाने की ट्रेनिंग के जो कार्यक्रम दिसंबर-जनवरी में गांव-गांव में चलाए जाने चाहिए थे, उनकी याद मई-जून में आती है। जिन वन कर्मियों को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस कर दिया जाना चाहिए था, उनके पास एक लाठी या हद से हद एक रैक जिसके दांते टूट चुके हैं वो होता है। जंगल जलता है तो वो उसी जंगल के बचे हुए पेड़ों के पत्तों को तोड़कर उनकी झाड़ू बनाते हैं। फिर उसी झाड़ू से पीट पीट कर आग बुझाने का प्राग ऐतिहासिक तरीका अपनाया जाता है। पर्यावरण किसी भी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे में कहीं नहीं है। हिमालय और उसके सरोकार किसी मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं बनते। एक जमाने में आग को बुझाने का काम सरकार और जनता दोनों का साझा होता था। अब दोनों के बीच कैसी दूरी है बताने की जरूरत नहीं। जो सरकार जागेश्वर जैसी जगह के 500 साल पुराने देवदारों को काटने की योजना तक बना सकती है, उसके सरोकारों में पेड़ और जंगलों की जगह कहाँ होगी ये बताना भी बेमानी है। विकास और वैज्ञानिक प्रगति का आलम यह है कि हमेशा की तरह हर कोई इस बार भी बारिश का इंतजार कर रहा है। उसी का सहारा है हमेशा की तरह। ऐसा ही इंतजार प्रदेश के वो सैकड़ों युवा कर रहे हैं जिन्हें उम्मीद है कि राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवक्ताओं के पद पर नियुक्ति होगी, लेकिन सालों साल इंतजार के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा है। बारामासा को दर्जनों लोगों ने मेल करके ये शिकायत भेजी है कि इन कॉलेजों में 2295 पदों में से 1430 पद खाली हैं, आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट खाली हैं और 900 से अधिक लेक्चरर के पदों में 676 पद खाली पड़े हैं। शिक्षकों के ऐसे घोर अभाव में तकनीकी शिक्षा दे कैसे जा रही है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। युवाओं का यह भी आरोप है कि प्रदेश का चयन आयोग इन रिक्त पदों पर नियुक्ति जारी करने की बजाय एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को आउटसोर्सिंग के लिए ले आया है। ये रोजगार का सपना पाले युवाओं के साथ साथ उन तमाम छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है जो इन कॉलेजों में तकनीकी शिक्षा पाने के उद्देश्य से आए हैं। वैसे उदास करने वाली इन खबरों के बीच बीते हफ्ते कुछ सुकून देती खबरें भी आई। एक तो बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में पहाड़ के स्कूलों ने मैदान की तुलना में फिर से बेहतर प्रदर्शन कर दिखाया। संविधानी देहरादून वाली मानसिकता को चुनौती देते ये परिणाम किसी सुखद उम्मीद से कम नहीं है। ऐसी ही एक छपछपी पड़ने वाली खबर गीत बनकर पिछले हफ्ते हमारे बीच पहुंची। स्वर्गीय प्रहलाद मेहरा और नरेंद्र सिंह नेगी की आवाज़ में पार्वती को मैं तोड़ा देसा गीत इस दौरान रिलीज हुआ। शेरदा अनपढ़ के लिखे इस गीत को प्रहलाद दा ने ही धुन में ढाला था और वे इसे लेकर बहुत उत्साहित भी थे, लेकिन इसके रिलीज से पहले ही उनका निधन हो गया। इस गीत के वीडियो में अभिनेता हेमंत पांडे और पन्नू गुसाई ने अभिनय किया है। गढ़वाल और कुमाऊं के दो चर्चित स्वरों का अद्भुत संगम समेटे ये गीत अब लोक के हवाले। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप भी हम तक अपनी कोई बात पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया पैलाग, नमस्कार।